अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। मैं सजाद हुसैन एक बार फिर से आपकी खिदमत में यहाँ पे आया हूँ। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री जिसका चैप्टर नंबर 4 है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, उसी का जो पैराग्राफ जिसका हमने आधा किया था, हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, मीन्स लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से मुतासिर हुआ जब अंग्रेज़ों ने डिफरेंट पॉलिसीज़ के ज़रिए फॉरेस्ट में से मतलब लकड़ी ले जाना, बाकी चीज़ें ले जाना जब बंद कर दिया तो लोगों की ज़िंदगी पर किस तरीके के असर पड़ा। ठीक है, तो टाइटल है हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, लोगों की ज़िंदगी पर किस तरीके से असर हुआ। तो ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ से In forest areas, people use forest products, roots, leaves, fruits, and tubers for many things. Fruits and tubers are nutritious to eat, especially during the monsoon before the harvest has come in. Herbs are used for medicine, wood for agricultural implements like yokes and plows. Bamboo make excellent fences and is also used to make baskets and umbrellas. A dried scooped out gourd can be used as portable water bottle. Almost everything is available in the forest. Leaves can be stitched together to make disposable plates and cups. The Siadi Bauhinia Wahili creeper can be used to make ropes, and the thorny bark of the summer silk cotton tree is used to grate vegetables. Oil for cooking and to light lamps can be pressed from the fruits of the mahua tree. तो इस पैराग्राफ में कहते हैं कि जंगल के जो दरख्तें हैं, जो जंगल में दरख्तों से जो भी हमें निकल जाता है क्या प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे कि जंगल के फॉरेस्ट से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि रूट्स, दरख्तों के रूट्स, उनके लिव्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, ये सब हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं बहुत सारे चीज़ों के लिए। ठीक है, फ्रूट्स और जो ट्यूबर्स होता है ये दोनों आपके लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस हैं, खाने के लिए। न्यूट्रिशियस मतलब काफ़ी ताकती हैं, काफ़ी इसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं इन सारे फ्रूट्स और ट्यूबर्स में। ये खाने के लिए काफ़ी टेस्टी होते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पर मानसून के टाइम पर, मानसून बरसात के सीज़न में जब बारिश ज़्यादा हो जाते हैं, जब हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं आते हैं, जब फसल की कटाव जब शुरू नहीं होती हैं, तो उससे पहले ये जो फ्रूट और ट्यूबर होते हैं वो खाने में अच्छा होता है। ठीक है, तो मानसून सीज़न के दौरान जब हार्वेस्ट अभी नहीं किया है, फसलों को अभी काटा नहीं है, अभी मानसून का टाइम है, अभी बरसात हो रहा है, उस टाइम पर, जब बरसात हो रहा है उस टाइम को हम कहते हैं मानसून सीज़न। उस टाइम पर ये जो फ्रूट और जो ट्यूबर हैं वो खाने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। इसके अलावा जंगलों में जो हर्ब्स होते हैं वो मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होते हैं। वुड, लकड़ियाँ जो है वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जिसको हम बनाते हैं, जैसे योक्स और प्लॉव, मतलब हल चलाते वक़्त लोकल ज़बान में अगर हम बताएं तो जिंग शमोचा नची बचा जिन जिंग का शोल ना रबत दोना जिंग शोल पुची होचिन शिंगी होचिन दोना सिंया शिंग जर्चिन बालांग जिंग मास्ता चिन शिंग चिक दो जर्चा जिन गतेस ची योक। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि वो सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स भी इन लकड़ियों से बनाते हैं, जिसमें से योक आते हैं और प्लॉफ आते हैं। बेम्बू मेक्स एक्सीलेंट फेंसेस, बेम्बू एक लकड़ी होता है, उसको फेंसेस बना सकता है हम। ठीक है, अलग अलग तरह की दीवारें बना सकता है। इसके अलावा कुछ लकड़ियों को हम बास्केट बनाते हैं, कुछ को हम अम्ब्रेलाज बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जंगली जो चीज़ें होता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। कुछ लकड़ी ऐसे होते हैं जिनको मतलब हम वाटर बॉटल्स बना सकते हैं। इसके अलावा जंगल से निकले हुए कुछ प्रोडक्ट्स, ख़ास तौर पर बड़े बड़े दरख्तों के पत्तियाँ, लिव्स, उनको हम डिस्पोजल प्लेट्स और गिलास भी बना सकता है, कप्स भी बना सकता है। और एक चीज़ होता है सियादी
बाउहिनिया वैली, ये एक क्रीपर हैं जंगल में। क्रीपर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मटर वटर हम जब उगाते हैं तो वो क्या करते हैं, या मसक मेलन होते हैं, वाटर मेलन होते हैं, या क्यूकम्बर होते हैं, जब हम उनको प्लांट करते हैं, उगते हैं, तो वो एक तरीके से क्या होता है, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, एक धागे से वो पकड़ कर ऊपर आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्रीपर। ठीक है, तो इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्रीपर होते हैं, वो जब खींचते हैं तो काटना बहुत मुश्किल होते हैं उसको। उस टाइम के लोग क्या करते थे, रस्सी बनाते थे उस प्लांट्स को। ठीक है, तो रोप कहते हैं रस्सी को। और थ्रोनी बार्क ऑफ सेमर, सिलिक कॉटन, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे वेजिटेबल्स रखने के लिए चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको खाना पकाने के लिए ऑयल, जो तेल होता है, लेम्स या जो चरागान करने के लिए, जो आपके लिए जो लैम्प में जो लाइट हैं, वो तेल खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ तेल लैम्प्स में जलाने के लिए एज़ो केरोसिन की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, ख़ास तौर पर कौन सा ऑयल जो है वो कुकिंग के लिए और लाइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जो कौन सा तेल, वो तेल जो महुआ ट्री के फ्रूट से बाहर निकल जाता है। एक दरख्त होता है जंगल में जिस दरख्त का नाम होता है महुआ ट्री। महुआ ट्री के फ्रूट से जो भी तेल निकलता है वो खाने के लिए और एज ए केरोसिन की तरह लाइटिंग के लिए भी वो तेल इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें, जंगल की चीज़ें हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, उन सारी चीज़ों के बारे में था। The Forest Act means severe hardship for village across the country. After the act, all their everyday practices, cutting wood for their houses, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and fishing became illegal. People were now forced to steal wood from the forest, and if they were caught, they were at the mercy of the forest gods who would take bribes from them. Women who collected fuel wood were especially worried. It was also common for police constables and forest guards to harass people by demanding free food from them. अब देखो, यहाँ पे कहते हैं कि जब से फॉरेस्ट लॉज बना है, हमने पहले वाले वीडियोस के टॉपिक में बताया था आपको लेक्चर में कि 1865 में या उसके आसपास फॉरेस्ट लॉज बनाए थे, जहाँ पे जर्मनी से एक्सपर्ट आकर अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों को ये लगा कि हिंदुस्तानी क्या करेंगे, सारे दरख्तों को काट देंगे और हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट लकड़ी बचेंगे ही नहीं। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट के कानून बनाए। जब फॉरेस्ट के कानून बनाए तो फॉरेस्ट के कानून में क्या लिखा था कि कौन कौन से जंगल या कौन कौन से ट्री इंडियन काट सकता है, कौन से नहीं काट सकते हैं। तो ब्रिटिश ने वो सारे दरख्त जो शिप और रेलवेज़ के लिए इस्तेमाल होते थे, टिम्बर या इसके अलावा जो कीमती दरख्तें हैं, उनको काटने से मना किया। तो बहुत सारे स्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्टेड रूल्स बनाए, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, इंडियन विलेजर्स को और ट्राइबल पीपल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब से ये जंगल के कानून बनाए गए ब्रिटिश ने, तब से कोई भी इंडियन जंगल में जाकर आराम से अपने मवेशियों को, कैटल्स को या भेड़ बकरियों को, गायें, बाकी पालतू व जानवरों को जंगल में वो ग्रेजिंग के लिए लेके नहीं जा सकता था। फॉरेस्ट लॉज बनने से पहले वो क्या करते थे, जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते थे, वो भी बंद हो गया। इससे पहले जंगल में वो फ्रूट्स, रूट्स, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, इन सारे चीज़ों के लिए हिंदुस्तानी विलेजर्स या ट्राइबल पीपल्स जंगल में जाते थे। लेकिन जब से अंग्रेज़ों ने जंगल के कवानीन बनाए, तब के बाद कोई भी हिंदुस्तानी फॉरेस्ट में विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर नहीं जा सकते थे। तो जब ये रिस्ट्रिक्शन और रोक ठोक हिंदुस्तानी विलेजर्स की ज़िंदगी पर डाल दिया, तो इनकी ज़िंदगी काफ़ी मुतासिर हुआ और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी होने लगा। कभी कभी जब ये इंडियन पीपल्स छुप छुप के, मतलब चोरी छुपे
जंगलों में जाते थे, ब्रिटिश ने इनको परमिशन तो नहीं दिया था, लेकिन कभी सुबह शाम करके या एक्स्ट्रा टाइम में, पार्ट टाइम में, कभी आगे पीछे करके जब जंगलों में जाते थे तो उन जंगलों के गेट पर जो फॉरेस्ट गार्ड हुआ करता था, जो जंगल की प्रोटेक्शन करते हैं, अंग्रेज ने जो गार्ड रखा था, हिंदुस्तानी विलेजर्स क्या करते थे, उन गार्ड्स को ब्राइब देकर, थोड़ा सा रिश्वत देकर जंगल के अंदर जाता था। अगर उसको रिश्वत नहीं देंगे तो जो फॉरेस्ट गार्ड होता है वो हिंदुस्तानी विलेजर्स को फॉरेस्ट के अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि अंग्रेज़ के रूल के हिसाब से विलेजर्स फॉरेस्ट में नहीं जा सकता है। लेकिन जो फॉरेस्ट गार्ड होता है उसको थोड़ा सा पैसा देकर या कुछ और देकर एज ए रिश्वत या एज ए करप्शन ब्राइब उनको छोड़ दिया जाता था। औरतें आज तक कानून बनने से पहले जंगलों में जाकर काफ़ी फ्यूल वुड कलेक्ट करते थे। अभी जब औरतों को जंगल में जाने से मना किया, विलेजर्स को जंगल में जाने से मना किया, तो औरतें काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। कुछ पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड्स लोगों को तंग भी करते थे। जब लोग कभी कभी जंगल में जाते थे तो वो उनसे रिश्वत लेते थे, फिर लोगों को छोड़ देते थे। ये तो अच्छी बात है, चलो गलत किया सही किया, लेकिन इनको तंग तो नहीं किया। लेकिन कुछ फॉरेस्ट गार्ड्स और कांस्टेबल ऐसे थे जो औरतों को और कुछ लोगों को काफ़ी तंग करते थे, टॉर्चर करते थे, ठीक है, इनको काफ़ी हैरेसमेंट करते थे। तो ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट पीपल पर गुजरा। इसके बाद कहते हैं कि फॉरेस्ट रूल बनने के बाद कल्टीवेशन पर क्या असर हुआ। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन, मतलब जब से जंगल में कानून बना, ब्रिटिश ने जब से फॉरेस्ट एक्ट बनाया, तब से इनकी कल्टीवेशन सिस्टम पर, मतलब जो लोकल विलेजर्स हैं, इनकी खेती बाड़ी पर फॉरेस्ट रूल का क्या असर पड़ा। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन colonialism was on the practice of shifting cultivation or Swaden agriculture. This is a traditional agricultural practice in many parts of Asia, Africa and South America. It has many local names such as leding in Southeast Asia, milpa in Central America, chatimani or tevi in Africa, china in Sri Lanka, in India, diya, पेंडा, बेवार, नेवाट, जुम, पोडू, खंडट, कुमरी और सम ऑफ द लोकल टर्म्स फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, ये क्लास 8 में भी आते हैं, 9, 10 में भी पूछे जाते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे। जब से जंगल के कानून बनाए गए, टाइटल कहता है कि हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टीवेशन। जब से जंगल के रूल बनाए गए अंग्रेज़ों ने, तब से हिंदुस्तानी लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो यूरोपियन कॉलोनियलिज़म था, जो ब्रिटिश राज था, या जो बाकी यूरोपियंस ने हिंदुस्तान में जब रूल किया, उस टाइम पर जो फॉरेस्ट लॉस बनाया, उसका असर सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे हुआ, या हम उसको स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। उस टाइम पर जो जंगल में रहने वाले 1700, 1600, 1800 में हिंदुस्तान में क्या हुआ करता था, जब जंगल में जो लोग था वो जो भी खेती बाड़ी करता था वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं विलेजर हूँ या मैं ट्राइबल हूँ, जंगल में रहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आज एक ग्रुप ऑफ फैमिली को लेकर या ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर किसी जंगल के कोने में जाकर पहले दरख्त को काटेंगे, काटने के बाद वहाँ पर जो थ्रॉन है, ग्रास हैं, सबको जलाएंगे और उसको जलाकर राख, जो वहाँ से जो ऐश निकलता है राख, उसको उसी मिट्टी से मिला देंगे। फिर इसके बाद उस छोटे से जगह को या बड़े से जगह को मैं खेत बनाता हूँ। ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे क्या था, जंगल था, जंगल को मैंने मिटाकर उसको क्या बनाया, खेत बनाया, ताकि वहाँ पर मैं अपने फसलों को उगा सकूं। इसको ये जब यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं तो ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रहता है, 1-2 साल यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। इसके बाद
लोग इस जगह को छोड़कर 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद क्या करते हैं, कहीं और जगह चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड बनाया था जंगल में, उस जगह को छोड़कर क्या करते हैं, किसी और जंगल में या किसी और कोने में जाकर एग्रीकल्चर फील्ड बनाते हैं। फिर से वही तरीक़ा है, पहले जंगल को काटना है, फिर उसको जहाँ जो भी ग्रास हैं, शार्प्स हैं, थ्रोनी जो बुशेस हैं, जो भी एक्स्ट्रा जो ग्रास है, उन सबको काटना है। काटने के बाद उनको जलाना है, ठीक है। जलाने के बाद उसमें से जो राख निकलता है, ऐश, उसको फिर से उस मिट्टी में मिला देना है। मिलाने के बाद वो मिट्टी उन लोगों के हिसाब से ज़रख़ीज़ होता है। जब उसमें राख मिल जाता है, ऐश जो लकड़ी जलाया था उसका ऐश जब मिल जाते हैं तो वो मिट्टी ज़रख़ीज़ होता है, ठीक है। इसके बाद फिर से 2-3 साल के लिए वहाँ पे फसलें उगाते हैं, वो वहाँ पे टेंट बना कर रहते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि 1-2 साल के बाद इस ज़मीन की जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है, जो ज़रख़ीज़ हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा इस पर हमने फसल उगाया। तो फिर से इस ज़मीन को भी छोड़ता है, वो कहीं और चला जाता है, फिर से यही काम करते हैं। ये हमेशा एक जगह पे नहीं रहता है, ये शिफ्ट होते रहता है। इसीलिए इसका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब जो फार्मर या जो विलेजर या जो ट्राइबल हैं, वो एक जगह पे नहीं रहता है, बल्कि इस जगह पर 2-3 महीना या 1 साल, फिर दूसरे जगह पर जाकर 1 साल रहता है, फिर तीसरे जगह पे जाकर 1 साल रहता है। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो ब्रिटिश ने फॉरेस्ट के लिए रूल्स बनाया था, उसका असर जंगली लोगों पर क्या पड़ा। उसका असर फॉरेस्ट पीपल पर सबसे पहले तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पे पड़ा, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कभी एक जगह पे नहीं बैठते थे। वो 1-2 साल एक जगह पे खेत बनाते थे, उस पे काम करते थे, उससे फसल लेते थे। फिर उनको लगता था कि ज़मीन का जो प्रोडक्टिविटी है, ज़मीन का जो फर्टिलिटी है, वो ख़त्म हो गया, अब हमें मूव करके दूसरे जगह में जाना चाहिए। तो फॉरेस्ट रूल्स जो बनाए उसमें ये लिखा कि ब्रिटिश ने आज के बाद कोई भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का सिस्टम जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर 2 साल इसी जंगल में, फिर इसके बाद इसको छोड़कर कहीं और जंगल में, फिर इसके बाद उसको भी छोड़कर कहीं और जंगल में, इसकी वजह से क्या होता था, ब्रिटिश को इन लोगों से टैक्स जमा करने में मुश्किलात होता था या रेवेन्यू जमा करने में मुश्किलात होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर शिफ्टिंग कल्टीवेटर का ग्रुप है, वो हमारे इस जंगल में रहते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में रहता है, तो मैं ब्रिटिश हूँ, क्या करूँगा, मैं जाकर टैक्स कलेक्ट करूँगा, ठीक है। इस बार तो मैंने टैक्स कलेक्ट कर लिया उन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स से या विलेजर से या फॉरेस्ट पीपल से, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर में जब चला जाता हूँ तो वो लोग वहाँ पे नहीं होता है। उनको ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता था, ब्रिटिश को सिर्फ एक ही बार उनके हाथों से रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करने का मौका मिलता था, फिर इसके बाद तो वो जगह चेंज करते थे। तो इसीलिए ब्रिटिश ने रूल में ये लिखा कि कोई भी इंसान शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करेंगे। अगर तुम्हें फसल उगाना है, कल्टीवेशन करने हैं, तो एक ही जगह पे बैठना है। ये जो शिफ्ट होते रहते हैं यहाँ से वहाँ, वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश ने जो कानून बनाया, सबसे बड़ा इफ़ेक्ट उसका जो असर था वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे पड़ा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ट्रेडिशनली ये एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम था जो पुराने ज़माने से चलते आ रहा है। अगर हम हमारे एशिया की बात करेंगे तो एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में और डिफरेंट हिस्सों में, पार्ट्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। अफ्रीका में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है और था, पहले ज़्यादा होता था। साउथ अमेरिका में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसका अंग्रेज़ी नाम है, इसका लोकल नाम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेडिंग, इस जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो सिस्टम है, जो अभी तक मैंने बताया आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, यहाँ पे जाना, फिर 2 साल इसको फेंक देना, फिर किसी और ज़मीन पर फसल उगाने के लिए जाना, ठीक है। इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो लोकल नाम था, साउथ ईस्ट एशिया में इसको लेडिंग कहते थे उनकी ज़बान में, ठीक है। मिल्पा सेंट्रल एशियन वाले, या सॉरी सेंट्रल अमेरिकन जो है, इसको क्या कहते थे, मिल्पा।
चैटेमिन और टेवी कहते थे अफ्रीकन पीपल्स, किसको? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अपनी लोकल ज़बान में। चेना इन श्रीलंका में क्या कहते थे? चेना। इसके बाद इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो नाम था वो लोकल जो नाम है ये दया, पेंडा, बेवार, नेवट, जुम, पोडू, खेंडाड एंड कुमरी, ये सारे चीज़ें ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग विलेजर्स या ट्राइबल पीपल्स इन सारे लोकल नामों से जाना जाता था और आज भी जाना जाता है। तो आपको समझ में आए होंगे जो फॉरेस्ट रूल्स बनाया उसका सबसे ज़्यादा असर उन ज़मींदारों पे उन किसान पे या उन विलेजर्स पे या उन फॉरेस्ट या ट्राइबल पीपल्स पे पड़ा जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स था, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ब्रिटिश के लिए परेशानी का बाइस बना था, वो सही से टैक्स जमा नहीं कर पा रहा था। ठीक है। In shifting cultivation, parts of the forest are cut and burned in rotation. Seeds are sown in the ash after the first monsoon rains, and the crop is harvested by October to November. Such plots are cultivated for a couple of years and then left fallow for 12 to 18 years. 12 to 18 years for the forest to grow back. A mixture of crop is grown on these plots. In central India and Africa, it could be millets. In Brazil manioc and in other parts of Latin America maize and beans। ठीक है। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो मैंने पहले भी बताया, ध्यान से सुनिए। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो फॉरेस्ट के क्या करता है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जब करते हैं तो किसान जो फॉरेस्ट पीपल्स होते हैं वो क्या करता है, जंगल के किसी एक कोने को काट देता है। ये मैंने पहले भी बताया था, फिर से सुन लीजिए। जंगल के एक कोने के दरख्तों को काटता है, फिर इसके बाद उस जगह को बर्न करता है, जलाता है। ठीक है। इसके बाद वहाँ पे जो ऐश होता है, जो राख होता है, उसको मिट्टी में मिला देता है, उसमें सीड भी देते हैं, बोते हैं। ठीक है। तो मॉनसून सीज़न जब ख़त्म होते हैं, बरसात का टाइम, उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ये सारा प्रोसेस करते हैं। और जो इसका जो फसल है उसको हार्वेस्ट काटता कब है, फसल को लेता कब है, अक्टूबर नवंबर के महीने में ये जो मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वो अपने फसल को जमा करके काटता है। ठीक है। ये जो ज़मीन इनका है जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके इन लोगों ने जो जमा किया था, ये जो ज़मीन था इसको कपल ऑफ ईयर्स के लिए, ये 2-3 साल के लिए या 4 साल के लिए या 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए ये क्या करता है, कल्टीवेशन करते हैं। इसके बाद ये 12 से 18 साल तक फैलो इस ज़मीन को छोड़ देता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक शिफ्टिंग कल्टीवेटर हूँ, मेरा एक ग्रुप है, मैं क्या करता हूँ, उस ज़मीन को मैं 3 साल के लिए या 2 साल के लिए उसको इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उसके बाद उसको 12 साल के लिए, 18 साल के लिए, 20 साल के लिए उस ज़मीन पे मैं बिल्कुल वापस आता ही नहीं हूँ। क्योंकि जो लोकल पीपल्स हैं उस टाइम का या जो ट्राइबल्स हैं उनका मानना था कि अगर इस ज़मीन को हम 10-12 साल या 15 साल, 18 साल, 20-30 साल छोड़ देंगे, जहाँ पे हमने एक बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया था उसको जब हम छोड़ देंगे तो 15-18 साल में उस ज़मीन का फर्टिलिटी फिर से वापस आएगा। तो वो लोग घूम फिर के 15-20-30 साल के बाद फिर से उस ज़मीन पे वापस पहुँचते थे। बहुत सारे क्रॉप्स उगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वो अपने खेत पर, इंडिया और अफ्रीका में ज़्यादा मिलेट्स का बीज बोते हैं। ठीक है। और ब्राज़ील में मैन्योक और लैटिन अमेरिका में मेस और बीन्स, ये सारे चीज़ें जो है शिफ्टिंग कल्टीवेटर के ज़मीनों पर उस टाइम पे उगाते थे। यूरोपियन फॉरेस्ट रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। दे फेल्ट दैट द लैंड विच वॉज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एवरी few years could not grow trees for railway timber. When a forest was burned, there was the added danger of the flames spreading and burning valuable timber. अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी था इन शिफ्टिंग कल्टीवेटर से। ये जो जंगली लोग थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर का काम करते थे, सारे तो नहीं करते थे, कुछ करते थे, लेकिन जो भी शिफ्टिंग कल्टीवेटर का काम करते थे उनसे अंग्रेज़ों को क्या परेशानी था, अंग्रेज़ों को ये परेशानी था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो सिस्टम है, जंगलों को काटना, फिर इसके बाद उसको फेंक देना, फिर दूसरे जगह की जाके काटना, उनको लगता था अंग्रेज़ों को कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वो सारे जंगलों को तबाह करता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जंगल को काट दिया
तो वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट ट्रीज़ था, जो रेलवेज़ और स्लीपर्स और समंदरी शिप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पर टिम्बर, वो सारे लकड़ियों को वो गिरा देता है, काट देता है, फिर इसके बाद उस जगह को छोड़कर कहीं और जगह भाग जाते हैं। तो वो उसको खेत बनाने के चक्कर में जो विलेजर्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो उस ज़मीन को खेत बनाने के चक्कर में इम्पोर्टेंट जो लकड़ियाँ होता है, टिम्बर, उनको गिरा देता है। तो अंग्रेज़ों को ये चीज़ गवारा नहीं था, इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर अंग्रेज़ों ने बैन कर दिया। ठीक है। इसके बाद अंग्रेज़ों को और एक शिकायत ये भी था कि मैंने पहले भी कहा कि टैक्स सही से कलेक्ट नहीं कर पाता था। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर से। इसके बाद जब जंगल में आग लगाया जाता था, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर का सिस्टम था, वो जंगल के किसी कोने को जलाता था जहाँ पे उनको खेत बनाना है। तो अंग्रेज़ों को ये डर था कि ये बंदा या ये ग्रुप जो ट्राइबल जलाता है जंगलों को, अपने इस खेत के कॉर्नर को जलाने के चक्कर में कहीं पूरे जंगल को अगर आग लग गया तो इम्पोर्टेंट टिम्बर सारा कुछ जंगल में आग लग कर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, कैसे जंगलों को काटा है और काटने के बाद इसको जलाया है। जब इसको जलाया है तो इसको जलाने के बाद जो राख होता है, ऐश, इसमें क्या करेंगे, उसको ज़मीन के साथ मिला देकर उसको आराम से खेतीबाड़ी का काम शुरू करेंगे। लेकिन ब्रिटिश ने ये काम बंद कर दिया। Shifting cultivation also made it harder for the government to calculate taxes. Therefore, the government decided to ban shifting cultivation. As a result, many communities were forcibly displaced from their homes in the forest. Some had to change occupations, while some resisted through large and small rebellions. शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से अंग्रेज़ों को या ब्रिटिशर्स को या यूरोपियंस को और एक परेशानी ये होता था कि ये पहले भी मैंने बताया, वो आराम से इन लोगों से टैक्स जमा नहीं कर पाते थे। अगर कोई फॉरेस्ट पीपल एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह पे वो जंगल को काटता है, फसल की वो मतलब कल्टीवेशन करते हैं, तो मैं ब्रिटिश हूँ तो मैं जाकर आराम से उसी जगह से हर साल अपना फसल या हर महीना वसूल कर सकता है। लेकिन जब वो बंदा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हिलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो मैं उस जगह पे जाकर उसको ढूंढ कर टैक्स कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। ये भी ब्रिटिश के साथ भी यही मसला हुआ था। इसलिए सरकार ने डिसाइड किया कि ब्रिटिश ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे क्या किया जाए, बैन किया जाए। एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत सारे फॉरेस्ट पीपल की ज़िंदगी मुतासिर हुआ, इनका घर बार ख़त्म हो गया, इनका जंगली टाइप का जो लाइफ स्टाइल था वो ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोगों का ऑक्यूपेशन, रोज़गार यही था। जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद किया गया, इनका रोज़गार ख़त्म हुआ। कुछ फॉरेस्ट पीपल चुप रहे, लेकिन कुछ ब्रिटिश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगे और इनके ख़िलाफ़ रिबेलियन, बगावत करने लगे कि आखिर हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो सिस्टम था वो बंद किया ही क्यों था। ओके, तो यहाँ पे बताए जा रहे हैं नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है, हु कुड हंट। अब जो शिकार करता था वो कौन करता था, ठीक है। तो फॉरेस्ट पीपल का और एक काम ये था कि शिकार करना, ठीक है, जंगली जानवरों को हंट करना। The new forest laws changed the lives of forest dwellers in yet another way. Before the forest laws, many people who lived in or near forest had survived by hunting deer, partridges, and variety of small animals. This customary practice was prohibited by the forest laws. Those who were caught hunting were now punished for poaching. अब जो जंगल के नए नियम और कानून जो एक्ट बनाया, जंगल में रहने वाले लोगों के लिए ये कानून बहुत ज़्यादा तंगी और सख्ती का बायस हुआ। जब जंगल में कानून नहीं था, उस टाइम पर जो जंगली जानवर थे वो अपनी जो जंगली लोग थे, जंगली लोग क्या करते थे, जब ब्रिटिश ने रूल्स नहीं बनाया था, जब कोई पाबंदी इन पे नहीं डाला था, तो उस टाइम पर ये लोग अपनी ज़िंदगी का सर्वाइवल आराम से हंटिंग करके, डियर को, पैट्रिजेस को और स्मॉल एनिमल्स को हंटिंग करके ये अपनी ज़िंदगी चलाते थे। इन जंगल में रहने वाले लोगों को लगता था कि हंटिंग करना, गैदरिंग करना, जानवरों को मार कर खाना, ये इनका कस्टमरी राइट है। कस्टमरी राइट मतलब ये इनका रस्मी हक़ है, ये इनका पुराने ज़माने से चलता आ रहा हक़ है। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब फॉरेस्ट लॉज बनाया तो इनके ऊपर बहुत सारे पाबंदियां लगाए गए, और अगर कोई आज के बाद लॉ बनने के बाद हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा।
तो ये न्यू लॉस में क्या किया, सारे इन रूल्स पे जो मतलब आज तक हंटिंग करते थे उन पे बैन लगा दिया. While the forest laws deprived people of their customary rights to hunt, hunting of big game became a sport. In India, hunting of tigers and other animals have been part of the culture of the court and nobility for centuries. Many Mughal paintings show princes and emperors enjoying a hunt, but under colonial rule, the scale of hunting increased to such an extent that various species became almost extinct. The British saw large animal as a sign of wild, primitive and savage society. They believed that by killing dangerous animals, the British would civilize India. तो यहाँ पे कहते हैं कि जो हंटिंग है वह हिंदुस्तान में सदियों से चलते आ रहा था. अगर हम हिंदुस्तान में बात करेंगे, अंग्रेज से पहले कौन था? अंग्रेज से पहले बेटा आपका ब्रिटिश के आने से पहले आपका मुग़ल्स था. मुग़ल्स ने हिंदुस्तान में रूल किया. उससे पहले आपका दिल्ली सल्तनत था, जहाँ पे खालजी डायनास्टी, लोधी डायनास्टी वगैरह वगैरह था. तो उन सारे डायनास्टी के टाइम पर, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर या मुग़ल्स के टाइम पर, मतलब अंग्रेज़ से 100, 200, 300, 400 साल पहले भी क्या हुआ करता था? हंटिंग हुआ करता था. हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के आने से पहले हंटिंग को एक गेम माना जाता था. उस टाइम पर बादशाह, ख़ास तौर पर मुग़ल के टाइम पर, जो अकबर, शाहजहां, औरंगज़ेब वग़ैरह हैं, बाबर, उनके टाइम पर जंगल में वो बादशाह हंटिंग के लिए जाते थे और सुबह शाम वो एज ए गेम उस हंटिंग को लेते थे. जंगल में जाना, जानवरों को शिकार करना और बड़े बड़े टाइगर को या दूसरे जानवरों को मार देना. और बहुत सारे मुग़ल पेंटिंग्स में भी ये नक्शा दिखाया गया है कि मुग़ल्स के जो बादशाह होते हैं, जो प्रिंस होते हैं, जो प्रिंसेस होते हैं मुग़ल के टाइम पे, वो भी हंटिंग करते थे, क्योंकि पेंटिंग्स पे बनाया गया है. लेकिन जब से कॉलोनियल रूल आया है, जब से अंग्रेज़ों का टाइम आया है, तो अंग्रेज़ों ने सारे हंटिंग जो है वो बंद कर दिया. फॉरेस्ट लॉस बनाया. शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तरह अंग्रेज़ों ने हंटिंग का सिस्टम भी बंद कर दिया. आज के बाद कोई हंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से अंग्रेज़ों को लगा कि शिकार करने की वजह से बहुत सारे कीमती जानवर गुम होते जा रहा है. जब सारे जानवरों को हम हंटिंग करके मार देंगे तो जंगल में बचेगा क्या? तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि जंगल में जो भी एनिमल हैं इन सबको क्या करना पड़ेगा? हमें बचाना पड़ेगा. इसलिए अंग्रेज़ों ने हंटिंग पर बैन कर दिया. अंग्रेज़ों को ये भी लगा कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनमें से कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर हैं या लॉयन हैं, ये कदीम, जंगली और सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं. इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए अंग्रेज़ों ने कहा कि हंटिंग के ऊपर बैन लगाया जाए, कोई भी हंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है. इसके बाद इसी तरीके से ब्रिटिश ने क्या किया, जो एनिमल्स हैं उनकी किलिंग को बंद कर दिया. लेकिन इन्होंने सिर्फ टाइगर को मारने की परमिशन दिया. किसने? अंग्रेज़ों ने. बाकी दूसरे जानवरों को हंटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ टाइगर को हंटिंग करेंगे. अंग्रेज़ों को लगा था कि अगर हम टाइगर को ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे तो हिंदुस्तान का सोसाइटी आगे बढ़ेगा. अब देखो कैसे हैं, इस बात में क्या है. They gave rewards for killing of tigers, wolves and other large animal on the ground that they posed a threat to cultivators. Over 80,000 tigers, 150,000 leopards and 20,000 wolves. ठीक है, 2 lakh wolves were killed for reward in the period of 1875 to 1925. Gradually, the tiger came to be seen as the supporting trophy. The Maharaja of Sarguja alone shot 1,157 tigers and 2,000 leopards up to 1957. A British administrator, George Yule, killed 400 tigers. Initially, certain areas of tiger forest were reserved for hunting. Only much later did environmentalists and conservators begin to argue that all these species of animals need to be protected and not killed.
अंग्रेज़ों ने कहा हिंदुस्तान में हंटिंग नहीं होना चाहिए, तो इनके ऊपर बैन लगा दिया। जो विलेजर्स या जो जंगली लोग हंटिंग करते थे उनके ऊपर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। लेकिन अंग्रेज़ों को लगता था कि उन सारे जानवरों को मार देना चाहिए जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। जो अंग्रेज़ों के लिए ख़तरा है और जो कल्टीवेटर्स के लिए ख़तरा है, उन टाइगर्स को, लिपोर्ट को, लॉयन को मारना चाहिए, बाकी छोटे जानवरों को मारना नहीं चाहिए। इसीलिए अंग्रेज़ों ने कहा कि जो भी टाइगर को मारेगा उसको हम क्या करेंगे? रिवार्ड देंगे, इनाम देंगे। तो इनाम के चक्कर में, इनाम के लालच में 80,000 टाइगर, 1,50,000 लिपोर्ट, 2 लाख का वॉल्स को मार दिया गया लोगों ने। किसके चक्कर में? इनाम की लालच में। क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा कि ये सारे जानवर जो है इंसानी जान के लिए ख़तरा है, इनको मार दो। 1875 और 1925 के बीच में इतने सारे लिपोर्ट, टाइगर और जो भेड़िए थे, वॉल्व्स थे, इनको मारा गया। इसके बाद जो महाराजा ऑफ सरगुजा एक जगह है, उसका जो बादशाह था, इसने 1157 टाइगर इसने अकेले मार दिया। 2000 लिपोर्ट मारा 1957 तक। इसके बाद ब्रिटिश का एक एडमिनिस्ट्रेटर था जॉर्ज यूल, इसने 400 टाइगर खुद ने अकेले मार दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब ज़्यादा मारना शुरू हुआ तो कुछ इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वायरमेंटलिस्ट, माहौल के बचाव के लिए, और कंजर्वेटर्स आ गए। इन्होंने फिर अंग्रेज़ों को रोकथाम किया और इन्होंने अंग्रेज़ों को समझाने की कोशिश की कि भाई इन जंगली जानवरों को नहीं मारना चाहिए, इनसे हमें ख़तरा है, लेकिन फिर भी इनको मारना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज हम इसी पर रखते हैं। आज के टॉपिक में हमने पहले पढ़ा कि ब्रिटिश के फॉरेस्ट लॉस की वजह से किसकी ज़िंदगी मुतासिर हुआ और क्या क्या चीज़ें बंद हुआ। तो हमने बताया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद हुआ और इसके बाद जो हंटिंग है वो भी बंद हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बाद वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।